स्वागत है आप सबका। तो आपका जो आईटीआई फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 चल रहा था, इसमें चुंबक एवं चुंबकत्व पढ़ रहे थे। 4 पार्ट अपन ने इसके पढ़ लिए थे। आज जो है इसका 5वां पार्ट अपन पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया था उसकी क्लास उस पर यूट्यूब पर डली है, तो कुछ स्टूडेंटों ने पेपर दिया है, तो उनके टेस्ट पेपर दिया था, तो उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए हैं। बाकी के स्टूडेंट भी टेस्ट को पेपर को दें और वीडियो पर सभी लोग खासकर ध्यान दें। तो आज इसके अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा एक नियम और रह गया था, नियम पढ़ रहे थे अपन। आज जो रह गया लूप का नियम रह गया, और मेन नियम इसके अंदर जो रह गए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल है वो पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले थोड़ा सा लूप का नियम पढ़ लेते हैं। पहले लूप का नियम पढ़ेंगे। लूप का नियम, लूप क्या चीज होती है कि बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। और लूप का जो निर्माण होता है वो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर के अंदर लूप का निर्माण होता है। बस इतने, इसमें इतनी चीजें काफी है। एग्जाम में आ जाता है, कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि बंद बंद परिपथ को लूप किसे कहते हैं। तो यहां से बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। लूप का निर्माण जो होता है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर आदि में होता है। अगर पूछ ले कि मोटर लूप का जो निर्माण होगा वो क्या में होगा, तो ट्रांसफार्मर में, मोटर में या जनरेटर में। या पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित में से लूप का निर्माण किसके अंदर होगा। ऑप्शन ए में दे ट्रांसफार्मर, बी में दे मोटर, सी में दे जनरेटर और डी में दे उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। इसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कुछ नियम दिए थे, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम वेरी वेरी मोस्ट है ये नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। जी हो गया। तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित क्या नियम दिए थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र या निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर जो ईएमएफ उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाएगी। जैसे कि निरंतर परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे क्या है, ये मान के चलो मोटर के पोल है या जनरेटर के पोल है यहाँ पर, और ये बीच में क्या रखा हुआ है? चालक रखा हुआ है, धारावाही चालक या आर्मेचर जो आप समझो वो रखा हुआ है। इसमें जो बल रेखाएं जो जा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र का, निरंतर परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस तरीके से जा रही हैं।
निरंतर परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र मतलब एसी सप्लाई वाला, जो चुंबकीय एसी सप्लाई मान के चलो, एसी सप्लाई का जो तार है सीधा है, उसमें एसी सप्लाई का जो करंट जाता है वो कैसे जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें जो चुंबकीय बल रेखा जो जाएंगी वो एन से एस की तरफ ऐसे 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 डॉट डॉट करके जाएंगी इस तरीके से। तो निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या बोलेंगे, निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहले तो इसकी जो डिटेल है वो मैं नोट कर देता हूं। तो ये थोड़ा सा इसकी जो जन्म कुंडली है वो मैंने नोट कर दी है फैराडे के बारे में, कि निरंतर परिवर्तित, कैसा निरंतर परिवर्तित, मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र निरंतर बदल रहा है, इस तरीके से भी समझ लो, जहां एन एक ध्रुव जे है, जे जे इस तरीके से मोटर के अंदर रहता है, और ये बीच में क्या रखा हुआ है, चालक या आर्मेचर बोल दो या चालक बोल दो। यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ एन है, एस है। तो क्या कंडीशन होती है जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र निरंतर चुंबकीय एसी सप्लाई वाला चुंबकीय क्षेत्र, एसी सप्लाई इसके अंदर दी जाती है, इस मोटर के अंदर एसी सप्लाई दी जाएगी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा इसके अंदर दी जाएगी। तो क्या होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है निरंतर परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कभी जे एन इस एस की जगह पहुंच जाएगा, ये एस एन की जगह पे आ जाएगा, कभी ये वाला एन यहाँ जाएगा, ये एस यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ये एस यहाँ जाएगा, ये एस एन यहाँ जाएगा, इसी तरह से जे एन यहाँ पहुंच जाएगा, जे एस यहाँ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ मैं, निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर, अब ये बीच में क्या, ये जो चालक है इसको मैंने यहाँ इस तरीके से दर्शाया है, और इसके जो दो पोल है मैंने वो ये दर्शा दिए, कोई भी दो दर्शा दिए। तो निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर उत्पन्न जो ईएमएफ उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाएगी। एक चीज और है, ईएमएफ का फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से, इलेक्ट्रो, सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वेरी वेरी मोस्ट रहता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। शॉर्ट में इस तरीके से आता है, बी वा वा। तो ये भी क्या, विद्युत वाहक बल, इस तरीके से शॉर्ट में आता है। इंग्लिश में आएगा शॉर्टकट में तो इस तरीके से आएगा ईएमएफ, या इस तरीके से आएगा ई एम एफ। तो ये आप अपनी याददाश्त के लिए अपनी मेमोरी में इसको भी डाल लेना, जो दिमाग की मेमोरी है उसमें भी इस चीज को डाल लेना। तो निरंतर परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर, ये चालक है, चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित पूछ रहा था, फेराडे ने कितने नियम दिए थे, फेराडे ने दो नियम दिए थे। फेराडे कौन था, एक इंसान था जो बाहर विदेश फॉरेन था। तो पहले नियम में उसने क्या कहा था फेराडे का, तो फेराडे का प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे। फेराडे का प्रथम नियम, कि फेराडे ने प्रथम नियम में क्या कहा उसने। तो यहां से इसको भी रफ कर देता हूं मैं, इस पेज हो जाएगा बोर्ड पर। तो फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम। तो फेराडे ने प्रथम नियम में क्या कहा था,
देखो मैं आपको दो तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक तो मैंने इस तरीके का बनाया है, ये यहाँ पे एन एस है और यहाँ पे ये बना दिया मैंने, यहाँ एन, यहाँ एस, यहाँ एन, यहाँ एस। आप चाहो अपनी कॉपी में जब फेयर बनाओ तो उसमें लिख लेना। ये क्या रखा है, ये क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर या धारावाही चालक, धारावाही चालक, इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर या धारावाही चालक। और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, इनमें से कोई दो स्लॉट निकाल लिए, दो पोल, एक एन और एक एस मैंने यहाँ रख लिया। अब ये जो आर्मेचर है मैंने इसको यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। जो ए है इसको मैंने यहाँ दर्शा दिया। ए भी क्या है, धारावाही चालक, धारावाही चालक। धारावाही चालक भी बोल सकते हो और आर्मेचर भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो कैसे बनेगा, ये जो इस तरफ से, इस तरफ से, इधर इससे इधर, इधर इससे इधर, तो ये जो बल रेखा है चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे जाएंगे और बीच में ये आर्मेचर घूमेगा तो ये बल रेखा कटेंगी। अब इसमें मैंने वो बल रेखाओं को मैंने इस तरीके से दर्शा दिया, जे इस तरीके से मैंने इसके अंदर दर्शा दिया। तो फैराडे ने पहले नियम में क्या कहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को घुमाने से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे क्या होता है, चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या कहा था फैराडे ने पहले नियम में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक या आर्मेचर को घुमाने से, ये चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर जो आर्मेचर जैसे घूमेगा तो ये बल रेखा आ जाएंगी जो कटेंगी। जैसे इसके अंदर जो आर्मेचर रखा हुआ है तो ये घूमेगा तो ये बल रेखा कैसे होंगी, छेदन होगा, मतलब कटेंगी। बल रेखाएं कटेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स कट जाएगा और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये फैराडे ने पहले नियम में कहा था, फैराडे ने पहले नियम में कहा था। या फिर दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, ये तो जनरेटर के लिए हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर या चालक को घुमाने से बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे फ्लक्स कट जाता है, ईएमएफ की उत्पत्ति, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर रखा हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र को आप घुमा दो, इसमें सप्लाई दे दो तो ये चुंबकीय क्षेत्र घूमने लगेगा ऑटोमेटिक। तो ये क्या होगा, आर्मेचर इसका घूम जाएगा तो बल रेखाएं कट जाएंगी, तो इससे भी फ्लक्स कट जाता है। तो वो चीज फैराडे के बारे में है, मैं लिख देता हूं आपको। तो इसकी जो पहले नियम की जो कुंडली, जन्म कुंडली है वो मैंने नोट कर दी है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बीच में क्या रखा हुआ, धारावाही चालक या आर्मेचर। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बीच में क्या रखा हुआ है, धारावाही चालक या आर्मेचर। तो आपको क्या करना है, फैराडे ने क्या कहा था, या तो आप इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो, सप्लाई दे दो मोटर में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एन यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ पहुंच जाएगा, ये एन यहाँ आ जाएगा, ये एस इधर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र एन यहाँ और जे वाला एस यहाँ पहुंच जाएगा। फिर
ये एन यहाँ आ जाएगा, जे ऐसे इधर इधर घूमते रहेंगे। ये घूमता रहेगा तो इसमें क्या होगा, जो चालक तो जो आर्मेचर रखा है तो वो अपने आप घूम जाएगा और बल रेखाएं कट जाएंगी, तो फ्लक्स कट जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। या फिर आप इसमें क्या करो, चालक को घुमा दो, आर्मेचर को घुमा दो, तो जो बल रेखाएं ऑटोमेटिक कट जाएंगी। इसको घुमाएंगे तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कट जाएंगी। तो फैराडे ने यही कहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर या धारावाही चालक को घुमाने से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र चाहे मोटर का हो, चाहे जनरेटर का हो, चाहे अल्टरनेटर का हो, तो वही है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को या किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को या धारावाही चालक को घुमाने से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप फ्लक्स कट जाता है और ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र के घूमने से, जिस चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है तो आर्मेचर घूमेगा और चुंबकीय बल रेखाएं कट जाएंगी, फलस्वरूप आर्मेचर या धारावाही चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। हमेशा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो आर्मेचर के सिरों पर ही उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखना। तो वो कहने का मतलब ये है, या तो आपको इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो या इस आर्मेचर को घुमा दो, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा कट जाएंगी और फ्लक्स कट जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो फैराडे ने पहले नियम में ये कही थी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर या धारावाही चालक को घुमाने से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप फ्लक्स कट जाता है और ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो ये है वही चीज मैंने कहा था कि अब दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र के घूमने से आर्मेचर घूमेगा और चुंबकीय बल रेखा कट जाएंगे, फलस्वरूप ईएमएफ धारावाही चालक, आर्मेचर और धारावाही चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये तभी संभव होगा कब, या तो आर्मेचर घूमे या चुंबकीय क्षेत्र घूमे। जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, या तो आपको दो चीज घुमाना है, या तो आप इस आर्मेचर को घुमा दो या फिर इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो। चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूमेगा, ये इसमें मोटर है तो इसमें मोटर के अंदर सप्लाई दे दो, तो जो इसकी जो बाइंडिंग है, ये एस यहाँ पहुंच जाएगा, ये एन यहाँ आ जाएगा, एस फिर ये वाला एस इधर, ये एन इधर, तो ये एन एस इधर इसमें घूमते रहेंगे। तो वही है, ये तभी संभव है जब चुंबकीय क्षेत्र घुमा दो या आर्मेचर घुमा दो, या तो फिर आर्मेचर को घुमा दो, जैसे जनरेटर के अंदर आर्मेचर घुमाते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, ये फ्लक्स फ्लक्स कट जाता है और जो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होगा, आर्मेचर के सिरे पर या चालक के सिरे पर। और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो दो तरीके का ईएमएफ उत्पन्न होगा, एक तो गतिज ईएमएफ, एक स्थितिज ईएमएफ। तो ये ध्यान रखना है कि ईएमएफ जो उत्पन्न होगा गतिज ईएमएफ, तो गतिज ईएमएफ क्या होता है, जो गति के कारण जो उत्पन्न होता है वो ईएमएफ गतिज ईएमएफ होता है। तो यहाँ से गतिज ईएमएफ की परिभाषा भी लिख लो आप थोड़ा सा, गतिज ईएमएफ इसको बोलेंगे हिंदी में गतिज विद्युत वाहक बल, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप तो इतना इंग्लिश में मत जाओ, गतिज विद्युत वाहक बल या गतिज ईएमएफ। तो जहां पर लिख लो गति के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह गतिज ईएमएफ कहलाता है। गति के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह गतिज ईएमएफ कहलाता है। गति के कारण अपन ने गति तो कराई है, जो चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दिया अपन ने, गति तो की है, एन यहाँ जे एस यहाँ पहुंच गया, जे एन यहाँ पहुंच गया, जे एस यहाँ आ गया, जे एन यहाँ आ गया, या फिर जे एस इधर, जे एन इधर, तो गति तो कर रहे हैं जी। या फिर अपन ने जो आर्मेचर को घुमा दिया, आर्मेचर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो गतिज ईएमएफ। उदाहरण के तौर पर लिख लो यहाँ पर, जैसे कौन कौन से, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि, ये ध्यान रखना।
अब इसका सूत्र लिख लो, गतिज ईएमएफ का सूत्र। गतिज ईएमएफ का सूत्र मैं कहाँ लिखवाऊँ आपको? अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको आप उतार नोट कर लेना, मैं यहाँ गतिज ईएमएफ का सूत्र लिख देता हूँ। गतिज ईएमएफ का सूत्र बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो गतिज ईएमएफ का सूत्र बहुत इंपोर्टेंट है, देखना अच्छे से, पेपर में पूछा जाएगा। ई बराबर बी वी बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल साइन थीटा, या बी वी एल साइन थीटा बोल दो, या बी वी एल साइन फाइव बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ई क्या है यहाँ पे? ईएमएफ। और बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। बी क्या है? वेग, मतलब उसकी स्पीड। एल क्या है? चालक की लंबाई, मतलब उसके अंदर जो तार भरे हैं उनकी लंबाई, की लंबाई। और थीटा क्या है? आर्मेचर व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। आर्मेचर व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपकी याददाश्त के लिए बता दिया कि आप जो सोचे ये है क्या चीज। तो ई बराबर बी बी एल साइन थीटा, साइन थीटा। अब इस चीज को मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। तो ये जो है मैंने आपके सामने ये आपको सूत्र अच्छे से ध्यान रखना है। गतिज ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? ई बराबर बी बी एल साइन थीटा। थीटा क्या होता है कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है एस, ये इस तरीके से ये रखा हुआ है। अब इसके बीच में ये ऐसे लंबवत हो जाए, लंबवत हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो ऐसे ऐसे में इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और समांतर होगा तो मतलब सीधा निकल जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, थीटा क्या कोण है। तो आपको पेपर में ये तो नहीं पूछेगा, ये चीज आपको जे मोस्ट है यहाँ पे कि गतिज ईएमएफ का सूत्र क्या है। फिर और पूछेगा कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तब चुंबकीय फ्लक्स या ईएमएफ कैसा होगा? तब अधिकतम फ्लक्स कटेगा, जे आपको ध्यान रखना। और ईएमएफ भी कैसा होगा? अधिक उत्पन्न होगा, अधिक उत्पन्न होगा यदि थीटा का मान कैसा? 90 डिग्री हो। साइन थीटा का मान, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब कैसा होगा? अधिकतम फ्लक्स कटेगा, मतलब ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा। या जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र, जब चालक, जो चालक, ये वाला जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तब ये अधिकतम फ्लक्स कटेगा। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा यदि चालक या आर्मेचर, आर्मेचर और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तब जो फ्लक्स कटेगा वो न्यूनतम कटेगा या अधिकतम कटेगा? तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम कटेगा। या 90 डिग्री का एंगल हो तब अधिकतम कटेगा, पेपर में पूछेगा चीज। और जब चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर, मतलब ऐसे ही समांतर में, ऐसे ही में चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे ही में चालक है, तो कैसा होगा? फ्लक्स न्यूनतम कटे, न्यूनतम क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है। या चालक व चुंबकीय क्षेत्र एक के बीच में थीटा का मान 0 है, तब फ्लक्स न्यूनतम मतलब कम कटेगा। जी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उदाहरण में तो बता दिए गतिज ईएमएफ, उदाहरण कौन से? मोटर है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है। ठीक, अब आता है स्थितिक प्रेरित ईएमएफ।
स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ। अभी जो चल रहा है फैराडे का पहला नियम चल रहा है। तो पहले नियम में अपन ने क्या ईएमएफ उत्पन्न करना देखा था। अब वो जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो दो तरीके का उत्पन्न हुआ, एक तो गतिज ईएमएफ और स्थैतिक ईएमएफ। तो गतिज इस गतिज अपन ने मैंने बता दिया। अब स्थैतिक ईएमएफ क्या होता है, इसमें ना तो कोई चालक घूमेगा ना चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा। वो कैसे उत्पन्न होगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की जो ये वाइंडिंग है, ये क्या है, वाइंडिंग है। यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ लोड लगा हुआ है, यहाँ एसी सप्लाई दे दी। जब इसमें क्या है कि एसी करंट होगा, एसी करंट जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा जाएगी, इस तरीके का करंट जाएगा। तो इस तरीके का करंट जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इनमें कोई कनेक्शन नहीं रहता, अलग अलग रहती हैं। इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा जो जाती है वो ऐसे ऐसे जाती है। वो प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से ऐसे ऐसे इसमें घूमेगी, तो इसकी जो चुंबकीय बल रेखा है वो इधर कैच कर जाएंगे, तो वो भी ऐसे ऐसे होंगी। इसकी वजह से बल रेखा कट जाती है और फ्लक्स कट जाता है। ईएमएफ इस सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो इसकी मैं चीज लिख देता हूं। तो ये जो है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। इसमें ना तो आर्मेचर घूमेगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। इसमें फ्लक्स तभी कटेगा जब चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती हो या चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला स्वभाव का हो, मतलब एसी सप्लाई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ जो होगा एसी सप्लाई पर उत्पन्न होगा। वही ट्रांसफॉर्मर की जो बाइंडिंग का मैटर मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं। इसमें एसी सप्लाई इस तरीके से गई और ऐसे इसमें कैच कर गई, तो इसकी जो इधर ये फ्लक्स चुंबकीय बल रेखा कट गई, मतलब फ्लक्स मतलब बल रेखा से बल रेखा कटी तो फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ उत्पन्न हो गया। और दूसरी चीज है कि स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी जी है। स्थितिक प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो स्टेबलाइजर में लगाया था, चौक है, तो जो है। तो एक चीज और देख लिख लो यहाँ से कि फैराडे का जो पहला नियम है वो ईएमएफ उत्पत्ति का ईएमएफ उत्पत्ति का कारण बताता है। फैराडे का जो पहला नियम है वो क्या बताता है, ईएमएफ उत्पत्ति का कारण बताता है। तो जो फैराडे का अपन ने जो पहला नियम पढ़ा था तो वो क्या बताता है, ईएमएफ उत्पत्ति का कारण बताता है। ये पेपर में आपसे पूछेगा कि पहला नियम किसके बारे में बताता है, तो ईएमएफ उत्पत्ति का उत्पन्न कैसे हुआ उसका कारण बताया पहले नियम में। तो ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ वो दो प्रकार का हुआ, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ और गतिज प्रेरित ईएमएफ। तो ईएमएफ उत्पत्ति का कारण बताता है पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या बताता है, दूसरा नियम क्या बताता है कि जितना पहला नियम, दूसरा नियम जो बताएगा फैराडे का, जो दूसरा नियम वो बताएगा वो उसका प्रूफ बताएगा, परिमाण, कि जितना ज्यादा आप आर्मेचर को घुमाएंगे उतना ही अधिक फ्लक्स कटेगा और जितना आप आर्मेचर को कम घुमाएंगे तो उतना ही फ्लक्स कम कटेगा। तो उसका ये परिणाम बताता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, फैराडे ने दूसरे नियम में क्या कहा था कि जैसे ये क्या है कि दो मैंने स्लॉट कर दिए एन एस और चुंबकीय बल रेखा एन से एस की तरफ जा रही हैं, या फिर यहाँ स्लॉट कटे हुए हैं, यहाँ स्लॉट कटे हुए हैं, इस कंडीशन में स्लॉट कटे हुए हैं। बीच में क्या रखा हुआ है, ये आर्मेचर रखा हुआ है। तो फैराडे ने दूसरे नियम में ये कहा था कि जितना स्पीड से आप आर्मेचर को घुमाओगे उतना ही अधिक फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ भी अधिक उत्पन्न होगा। वही है कि जितना आप आर्मेचर को जितनी कम स्पीड में घुमाओगे तो फ्लक्स कैसा होगा, कम कटेगा और ईएमएफ भी कैसा होगा, कम उत्पन्न होगा। जी फैराडे ने दूसरे नियम में कही थी कि इस नियम के अनुसार यदि आर्मेचर को ज्यादा स्पीड से घुमाया जाए तो ज्यादा फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा, एवं आर्मेचर को कम स्पीड से घुमाएंगे तो कम फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ कम उत्पन्न होगा। ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, शादी ब्याह पार्टी में
जब जनरेटर चलाते हैं तो पहले जो जनरेटर जो स्टार्ट करते हैं तो वो स्पीड कम रहती है, तो धीरे धीरे लाइट बढ़ती है। जब जो फुल स्पीड में घूम जाएगा तो लाइट एकदम से जल जाएगी, तेज जल जाएगी। फिर जब जनरेटर को बंद करते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, तो वो लाइट भी कम होने लगती है, मतलब फ्लक्स कम कट रहा है, ईएमएफ कदम कम उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज भी कम उत्पन्न हो रहा है। तो वही है, तो वही है फैराडे का दूसरा नियम का सूत्र की बात करें तो जे और फैराडे का जो दूसरा नियम है वो ईएमएफ का परिमाण बताता है, मतलब मान कि ईएमएफ कम उत्पन्न हो रहा है कि ज्यादा। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना, फैराडे का दूसरा नियम जो है ईएमएफ का परिमाण बताता है। ये तो परिमाण मतलब उसका मान, आपने ये तो आपने देखा भी है कि अगर शादी की जो जनरेटर वगैरह चलता है तो वो जैसे उसको स्टार्ट करते हैं तो लाइट धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, और जब स्पीड तेज बढ़ जाती है तो फ्लक्स ज्यादा कट जाता है, ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न हो गया, वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न हो गया। जब उसको बंद करते हैं उसकी आर्मेचर की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है, तो ईएमएफ भी कम होता चला जाता है और वोल्टेज भी कम होता चला जाता है। तो ईएमएफ का परिमाण बताता है दूसरा नियम। तो इसके लिए अब ये अपना चैप्टर लगभग खत्म होने पे ही है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, तो अगले पार्ट में, अगला जो पार्ट में लगभग प्रयास करेंगे कि अगले जो 6वें पार्ट में ये खत्म हो जाए अपना लगभग। वैसे तो अभी थोड़ा और चलेगा, अभी खत्म नहीं हो पाएगा, तो करीब 2 पार्ट और ले एक या तो 6वें या 7वें पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।